हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो निम्मी असाइनमेंट के वन लाइनर एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज की अपनी पहले सेमेस्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो भी डाल दी गई, उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि सीरीज परिपथ का उपयोग क्या होता है। वोल्टमीटर का जोड़ना, वोल्टमीटर समांतर में जुड़ता है। घरों में प्रकाशीय व्यवस्था वायरिंग जो समांतर में होती है, और संट है वो हमेशा समांतर में लगता है। वोल्टमीटर का जो मल्टीप्लायर होता है वो वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में लगता है दोस्तों। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सीरीज परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है। सीरीज में अगर खुला हुआ प्रतिरोध होता है तो क्या होगा कि खुले प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्य पर होगा, ऐसा नहीं है। और खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा नहीं बहेगी। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर सप्लाई वोल्टेज या आपूर्ति वोल्टेज है वो प्राप्त में होगी खुले हुए शिरों पर। यानी ये अगर यहाँ पर सिरा खुला हुआ है तो पूरी की पूरी आरोपित वोल्टेज हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है कि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। एक डायग्राम दिया गया दोस्तों, डायग्राम को जूम करने पर है, ध्यान से देखने पर है। R3 में यानी समांतर में 3 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हैं। 12 एम्पीयर की धारा इन तीनों को मिल रही है। 24 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज लगाई गई है। तो तीनों को 12 एम्पीयर धारा हमें आपस में बांटनी है। तो यहाँ पर R3 के प्रतिरोध का मान, जैसे समांतर में सभी पर सप्लाई वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है दोस्तों। तो 24 बटा में, यानी पहले इन दोनों की जो आई हम याद कर लेते हैं। आई बराबर वी बटा में आर, क्योंकि वोल्टेज हमेशा तीनों समांतर में समान रहती है। तो वी बटा में आर, यानी एक बार 24 करेंगे तो 4 करेंगे तो 6 एम्पीयर आएगा। और एक बार हमें 6 करेंगे तो 4 एम्पीयर आएगा। 6 + 4 यानी 10 एम्पीयर। और टोटल एम्पीयर कितनी है 12। 10 ये दोनों ड्रॉप करो, दो खपत करें तो जो बाकी 2 एम्पीयर धारा है वो R3 पर आएगी। तो इसकी आई का मान कितना आ गया 2 एम्पीयर है। और हमें इसका आर ज्ञात करना, आर बराबर वी बटा में आई। तो वी कितना है अपना 24 वोल्ट, और आई यानी 2 एम्पीयर। तो राइट आंसर 12 वोल्ट आएगा दोस्तों, सॉरी 12 ओम आएगा इस प्रतिरोध का मान है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी तरह का न्यूमेरिकल आजकल पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। कोई लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है रहने वाला है। डी ऑप्शन 12 ओम इसका राइट आंसर। और अगला है कि परिपथ का प्रभाव क्या होगा। डायग्राम दिए गए, फिर एक ए बी को अगर शॉर्ट कर दिया जाए, यानी डायग्राम को ध्यान से देखने पर दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और सिंपल छोटे छोटे डायग्राम लॉजिक इनसे क्लियर होते हैं आपके। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी अपना डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ए और बी सिरा है, इसको शॉर्ट कर देने पर, यानी तीनों जो R1 R2 R3 समांतर में है। और हमारे घरों में जैसे सारे जो उपकरण समांतर में लगते हैं, और पूर्ण अगर कोई भी एक चीज़ समांतर में अगर शॉर्ट हो जाती है तो उसका प्रतिरोध मान कितना हो जाता है, प्रतिरोध उसका शॉर्ट का कितना होता है 0, और धारा उसमें अनंत। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों परिपथ का प्रभाव। यदि ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए तो प्रतिरोध वो 0 हो जाएगा परिपथ का, और धारा इसमें अनंत हो जाएगी। आई अनंत और आर का मान है वो 0 हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर और लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर यानी LDR। तो राइट आंसर होगा सेंसिस्टर। तो टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ इसका जो प्रतिरोध मान है वो भी बढ़ता है दोस्तों। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिस्टर। और थर्मिस्टर NTC की श्रेणी में आते हैं थर्मिस्टर। और लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर LDR आगे आएगा, इसका टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। विद्युत की मात्रा, यानी विद्युत की मात्रा किसको बोलते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा वो 1 सेकंड समय में प्रवाहित हो तो I इंटू टी। तो धारा इंटू समय, विद्युत की मात्रा का जो विद्युत की मात्रा का सूत्र है इंटू टू, या इसको कई बार कुलाम भी बोल दिया जाता है, क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है कुलाम। चालकता की इकाई क्या होती है, चालकता की इकाई होती है महो दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, महो ओम प्रतिरोध की। और ओम मीटर और ओम प्रति मीटर किसकी होती है, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। हरियाणा लाइनमैन और ऐसे के जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को बार बार देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। 100% आपको कंपटीशन एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आजकल है वो निम्मी की जो वन लाइनर है असाइनमेंट है उससे पूछे जाते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आप जल्दी जल्दी इनके रिविजन कीजिएगा एग्जाम के समय भी। तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन है वो कौन परिभाषित करता है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध के परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है निम्न में से, तो तापमान का गुणांक। और अगला अपना क्वेश्चन है कि बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्रुवता जांचने के लिए चल कुंडली वोल्टमीटर यानी
मूविंग कॉयल है, वोल्ट मीटर यहाँ पर काम में लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है दोस्तों। श्रेणी क्रम में समान मान की धारा इन सभी चारों प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होगी। तो 50 वोल्ट और RT ज्ञात करने के बाद में धारा और प्रत्येक यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी होगी। तो V बराबर IR सूत्र से हमें तीनों का मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है कि सीरीज परिपथ का उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है निम्न में से। तो फ्यूज परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है दोस्तों, वोल्ट मीटर समांतर में, और विद्युत लैंप या घर में जो वायरिंग होती है हमारी समांतर में, और एमीटर में जो शंट लगता है, एमीटर तो खुद क्या लगता है श्रेणी में, लेकिन एमीटर में जो शंट लगता है वो समांतर में लगता है। और फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। और 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 1 ओम से 100 किलो ओम प्रतिरोध मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग काम में लेते हैं। और केल्विन ब्रिज विधि है वो निम्न मान का प्रतिरोध हमें ज्ञात करने के लिए केल्विन ब्रिज विधि का प्रयोग करते हैं। उस मान के लिए विशिष्ट प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई ओम मीटर होती है दोस्तों, ओम मीटर। और अगला अपना क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान यानी कलर कोडिंग सारणी के अनुसार इसका मान बताया गया है दोस्तों। एक वीडियो में कलर कोडिंग सारणी बताई गई है, ऑरेंज, रेड और सिल्वर। तो उस सारणी के अनुसार इसको आप ज्ञात कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग हमसे पूछा गया है। तो एक डायग्राम फिर दिया गया है, और यहाँ पर जो R2 दिया गया है इसका प्रयोग क्यों करते हैं समांतर में ये जो प्रतिरोध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सीरीज प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोधक R2 है वो क्या करता है, जो ओम मीटर होता है उसकी संकेत की जो स्थिति है वो पॉइंटर की स्थिति है वो शून्य पर समायोजित करने के लिए करता है। और कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो वोल्टेज धारा का वर्ग या प्रतिरोध का वर्ग और उससे प्रभावित धारा। तो H बराबर ऊष्मा का एक सूत्र है दोस्तों, जूल का, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो निम्न में से धारा का जो वर्ग होता है इसके अनुसार ऊष्मा परिवर्तित होती है। राइट आंसर B होगा। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो दुगना कर दिया जाए। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना कर देने पर क्या होता है, प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रतिरोध 2 गुना कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा हो जाने के कारण वो R समानुपाती L बटा में एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होते हैं प्रतिरोध। तो ये 2 गुना कम हुआ तो प्रतिरोध इसका कम हो गया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, ये बढ़ा तो R क्या हो गया, कम हो गया, यानी प्रतिरोध 2 गुना उसी मान में कम हो जाएगा। परिपथ में R4 पर वोल्टेज ड्रॉप की गणना कीजिए। तो डायग्राम दिया गया दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 220 वोल्ट और समांतर में पहले इसको हल करते हैं कि 40 और 60 का दो समान मान के प्रतिरोध अलग अलग मान के R1 इंटू R2 और R1 प्लस में R2। तो इस प्रकार है 40 और 6 को गुना 2400 और बटा में दोनों का योग दे 100, 2400 बटा में 100, तो ये 100 आ गया। इस टोटल प्रतिरोध का मान 1 लग गया यहाँ पर 100 ओम का। उसके बाद में 3600 और 50 को जोड़ने पर प्रतिरोध I बराबर 110 और I बराबर V बटा में R, तो वोल्टेज 220 बटा में 110 है। तो 2 एम्पियर धारा इसमें से प्रवाहित होगी। और यहाँ पर हमें वोल्टेज पूछी गई है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर I इंटू R। सभी में समान मान की धारा प्रवाहित होकर इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। और उसके बाद में लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर प्रतिरोध क्या होगा जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देने पर इसका LDR है वो इसके विलोमानुपात में होता है दोस्तों। तो लाइट बढ़ेगी तो प्रतिरोध है वो घटेगा। इसका राइट आंसर B होगा। और DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर V इंटू I, धारा और वोल्टेज का गुणनफल। और उसके बाद में प्रतिरोध की गणना करनी है। 200 वाट लैंप और 200 वोल्टेज रेटेड लैंप है। तो R बराबर V स्क्वायर बटा में P 250 इंटू 250 बटा में 200। तो राइट आंसर आता है 312.5 ओम। और खुले सर्किट में प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध होता है हमेशा अनंत
ओपन सर्किट का। और समांतर में जुड़े हुए 50 ओम, 220 और 450 और 560 ओम प्रतिरोध में किस में से सबसे कम धारा तो अधिक प्रतिरोध मान होगा, उसमें से सबसे कम धारा प्रवाहित होगी। तो राइट आंसर 560 ओम का। डी ऑप्शन। तांबे के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान कितना होता है दोस्तों? तो एक बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है, आपको याद रखना है। तांबे के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी स्क्वायर। अंतिम जो इकाई है इसको याद रखना दोस्तों, ओम प्रति सेमी क्यूब। और चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो आर के विलोमानुपात में क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने बात की थी, आर समानुपाती एल बटा में ए। तो एरिया है वो इसके विलोमानुपात में होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि परिपथ की कुल संधारिता की गणना करनी है। डायग्राम दिए गए फिर। तो डायग्राम आजकल क्वेश्चन छोटे छोटे न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो 30 माइक्रोफेड 10 और 30 के ये जो एलसीएम लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार तीन समांतर में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध समांतर में हम ज्ञात करते हैं, तो कैपेसिटेंस के विलोम यानी आर और सी दोनों विलोमानुपात में होते हैं। जिस प्रकार समांतर में हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार तीनों का कैपेसिटेंस हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/30 तो 30/5 आएगा और 6 इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई होती है दोस्तों फेराड है, यानी धारिता किसमें मापी जाती है? फेराड में। और एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है, तो फेराड कैपेसिटी बराबर क्यू बटा में वी। तो 0.5 बटा में 35, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 0.014 फेराड। ए ऑप्शन। और संधारित्र के मान को कैसे कम किया जाता है, यानी धारिता को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो सी कैपेसिटेंस समानुपाती होती है एरिया, और ए के नियंत्रक आता है, और विलोमानुपाती होता है टी थिकनेस। तो यहाँ पर प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं। राइट आंसर है सी ऑप्शन। पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? इनमें दिए गए ऑप्शन में से जो पराचुंबकीय पदार्थ है वो वायु, इस्पात, जल और प्लेटिनम में से जल है, तो वो किस में आता है? पैराचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है। कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा पहले इस तरह थी और बाद में इस तरह हो जाने पर धारा की दिशा बदल देने के कारण वो विद्युत की चुंबकता है वो प्रभावित होती है, बदल जाती है। चुंबकता वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर टर्न। एमएमएफ की इकाई होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई होती है एम्पियर टर्न। और तीन इंडक्टर है वो L1, L2 और L3 सीरीज में जुड़े होते हैं, तो कुल प्रेरक तो श्रेणी में होता है, उसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो L1, L2 और L3 तीनों का योग। अगला अपने क्वेश्चन है कि परमीयंस की इकाई क्या होती है? परमीयंस की इकाई वेबर प्रति एम्पियर टर्न। वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है इसकी इकाई। और परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम है वो लागू किया जाता है? तो राइट आंसर होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम, पाम हस्त नियम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। पाम हस्त नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम चुंबकीय कुंडली में परिनालिका या सोलोनाइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम है वो काम में लिया जाता है। सीरीज परिपथ की कुल संधारिता की गणना करनी है। तो इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। प्रतिरोध का विपरीत तरीके से ज्ञात होता है धारिता कैपेसिटेंस। तो जिस प्रकार ये श्रेणी में है, डायग्राम तो श्रेणी में है, लेकिन ज्ञात करना है हमें समांतर की तरह कैपेसिटेंस को। और अगला अपना क्वेश्चन है कि सीरीज में विभिन्न वोल्टेज संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? यानी कैपेसिटर को जोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक जो कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी सीरीज में जब कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उनकी जो प्रत्येक कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप है, उसकी वोल्टेज रेटिंग से ड्रॉप है वो कम होनी चाहिए। राइट आंसर बी ऑप्शन होना। और कौन सा पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ है? क्लीट, वायरिंग, तांबा, बिस्मुथ और ग्रेफाइट में से राइट आंसर होगा अणुचुंबकीय तांबा। और BH वक्र दिया गया है, उसमें X द्वारा चिन्हित भाग हमसे पूछा गया कौन सा होगा? तो डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। तो X द्वारा चिन्हित भाग यानी यहाँ से ये जो पॉइंट दिया गया ये हमसे पूछा गया, तो कोरेसिविटी इसको बोलते हैं। विपरीत दिशा में लगाया गया बल अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको बोलते हैं कोरेसिविटी। राइट आंसर ए ऑप्शन।
अगला अपना क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द कौन सा हो गया। जिस प्रकार परिपथ में चालकता होती है चुंबकीय सर्किट में कौन सा होता है, तो उसमें होता है परमियंस। और रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, रिलेक्टेंस की इकाई होती है दोस्तों एम्पीयर टर्न प्रति वेबर रिलेक्टेंस। इस विद्युत सर्किट में जिस प्रकार प्रतिरोध होता है उस प्रकार चुंबकीय सर्किट में रिलेक्टेंस होता है, और उसको मापने की इकाई होती है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। सी ऑप्शन। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या होगी, तो C बराबर Q बटा V राइट आंसर होगा दोस्तों। ए का नंबर जो अपना ऑप्शन है C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर क्या होगा C इंटू V, और V बराबर Q बटा में C राइट आंसर इसका एक नंबर ऑप्शन। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी विद्युत चुंबक का जो बल बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाएंगे, तो फील्ड की तीव्रता बढ़ाएं, और यहाँ पर टर्नों की संख्या हम अधिक करेंगे और उसमें करंट की मात्रा भी अधिक करेंगे, यानी ये दोनों चीज़ें अधिक होगी, और फील्ड की तीव्रता भी बढ़ाएंगे तो एक विद्युत चुंबक की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। फ्लक्स घनत्व बी हमेशा चुंबकीय बल अक्ष से पीछे रहता है। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको यह किसको परिभाषित करता है, तो ये एक हिस्टैरिसीस की परिभाषा है दोस्तों, यानी बी है वो हमेशा अक्ष से पिछड़ जाता है, तो हिस्टैरिसीस को बोलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों भंवर धारा। यहाँ पर बताया गया एडी करंट हानि। चुंबकीय क्षेत्र में आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, त्वचा प्रभाव, हिस्टैरिसीस या भंवर धारा या पराविद्युत तनाव। तो भंवर धारा यहाँ पर बताया गया निम्न में, लेकिन सस्पेंस है थोड़ा, ये इसका ऑप्शन इनमें से नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन चारों ऑप्शन अगर आ जाए तो निम्न के अनुसार आपको भंवर धारा ही करना होगा। म्यूचुअल जो मैग्नेटिक बल लगता है उसके अनुसार इसको पूछा है। और वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, एयर कैपेसिटर का उपयोग दिए गए ऑप्शन में रेडियो रिसीवर में किया जाता है दोस्तों। रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, विपरीत रूप से यानी पहले मेन बात यह है कि ध्रुवीकृत जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं इनको ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाता है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। लेकिन अगर विपरीत जोड़ दिया है तो क्या होगा, तो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट उसमें हो जाएगा और कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में लकड़ी, निकेल, प्लेटिनम, मैंगनीज। तो लकड़ी क्या है इसमें पराचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक पदार्थ है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई, तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला है, टेस्ला। अगला अपना क्वेश्चन कि पदार्थ का बीएच वक्र है वो किसको दर्शाता है। बीएच वक्र जितना बड़ा होगा तो उसकी चुंबकीय विशेषता उतनी ही अधिक होगी, यानी बीएच वक्र है वो पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। और कौन सी विद्युत की मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपात में होती है, तो राइट आंसर इसका फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी है वो एडी करंट हानि की, यानी एडी करंट हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है WE बराबर एडी करंट हानि अप स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण होता है, परमेबिलिटी परिवर्तित होने का कारण होता है फ्लक्स घनत्व के कारण। राइट आंसर बी ऑप्शन। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये भी कंपटीशन के दौरान पूछा गया दोस्तों, तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का जो कैपेसिटर होता है वो अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है, तो राइट आंसर यह कार्य नहीं करेगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी अगर कम कर दी जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ऊपर हमने बात की थी कि धारिता कम कैसे होगी, प्लेटों की दूरी बढ़ाकर, यहाँ पर दूरी कम कर दी तो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि चुंबक की कौन सी विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है, डायग्राम दिया गया है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, एक तरफ N और S, तो दिशा यहाँ पर बताई जा रही है चुंबक के द्वारा, तो डायरेक्टिव यानी दिशीय विशेषता चुंबक की बताई गई है। अगला अपना क्वेश्चन है कि अणुचुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है, वायु, इस्पात, कांच और जल। तो अणुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर वायु होगा दोस्तों, राइट आंसर ए ऑप्शन। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है,
यानी कॉमर्शियल उपयोग के लिए जो चुंबक बनाते हैं तो उसमें कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रेरण या इंडक्शन विधि का प्रयोग हमें करके उच्च मान की जो चुंबक है वो बनाते हैं। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो इंडक्शन का प्रभाव क्या होगा, तो दूरी बढ़ाएंगे तो इंडक्शन, टर्नों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो इंडक्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है बढ़ेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा घटेगा। इंडक्शन है घटेगा, यानी टर्न यानी कुंडली में अगर टर्न एक तो नज़दीक पास पास हैं और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसका बनेगा, लेकिन इस प्रकार अगर दूर दूर टर्न बना दिए जाते हैं तो चुंबकीय सूत्र वो उसका कम बनेगा और इंडक्शन इसका कम होगा। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो लगी होती है कुचालक पर, तो उसका कार्य होता है कि प्लेटों में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है या धारा प्रवाह को रोकता है। तो मेन इसका प्राइमरी उद्देश्य जो होता है वो होता है किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट से बचाता है। वैसे तो दोनों ही सही है। और संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है, कैपेसिटर में धारिता किसके अनुसार है वो निर्धारित होती है, तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार कैपेसिटेंस है वो इसका निर्धारित होता है। क्षेत्रफल कितने, इसका एरिया प्लेटों का। और आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर मोनोलिथिक प्रकार का। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आरएफ युग्मन सर्किट में, यानी आरएफ कपलिंग सर्किट होता है उसमें मोनोलिथिक प्रकार का जो कैपेसिटर वो काम में लिया जाता है। ससेप्टेंस की इकाई है दोस्तों महो, राइट आंसर महो। और प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध पूछा गया है और 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 0.8 पावर फैक्टर हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैलकुलेशन इसकी लंबी होगी, प्लीज़ आप आंसर इसका चेक कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट करनी है, टाइम थोड़ा कम है। तो राइट आंसर इसका 42.5 आने वाला है दोस्तों। एसी सीरीज परिपथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कैपेसिटेंस के मान में कमी होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्ससी समानुपाती होती है, एक्ससी बराबर 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर क्या हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो रेजोनेंस है वो इसके कैपेसिटेंस इसके विलोमानुपाती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे कैसे, ये कब बढ़ेगी, जब कैपेसिटेंस का विलोमानुपात में होने के कारण जब ये बढ़ेगी तो ये कम होगी। तो राइट आंसर इसका संधारिता के मान में कमी करके, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के मान में कमी करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है, यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है, तो राइट आंसर यहाँ पर बताया गया दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन है। रिएक्टिव पावर √3 VL/IL sin φ, √3 VL/IL sin φ, sin φ का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर ऑफ 0.5 से भी लेगिंग होने का मुख्य कारण होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर पे क्या कारण होता है, तो क्योंकि मोटरों का जो लोड होता है वो अधिकतम इंडक्टिव होता है प्रतिरोधक भार के कारण, सॉरी प्रतिरोधक नहीं, राइट आंसर सी होगा, इंडक्टिव भार के कारण, इंडक्टिव भार के कारण। और स्टार सिस्टम में 3 फेज असंतुलित भार में न्यूट्रल में से धारा क्या होगी, तो जब संतुलित अगर होता तो 0 प्रवाहित होती है धारा, अगर असंतुलित अवस्था है तो उसमें से तीनों फेजों में से सबसे कम धारा की तुलना में कम, कलाओं में किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, यानी तीनों फेजों में से जो धारा प्रवाहित सबसे कम किसी में से प्रवाहित हो रही उसमें से भी कम है वो न्यूट्रल में से धारा प्रवाहित होगी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज बिजली मापन 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अभी। तो 3 फेज वाट मीटर विधि में W1 और W2 की रीडिंग पावर फैक्टर 0 होने पर क्या होती है कि उस अवस्था में एक ही वाट मीटर वो हमें मान बताता है, W1 धनात्मक है और W2 का ऋणात्मक, दूसरा एक नेगेटिव नकारात्मक मान है वो दर्शाता है। सॉरी इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन भाई, W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और 240 वोल्टेज RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा, 240 वोल्टेज RMS में, तो मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछिए दोस्तों, तो 240 का गुणा करना है हमें 1.414 से, तो राइट आंसर आता है 339.5। और रेजोनेंस की स्थिति परिपथ में रेजोनेंस की स्थिति कब होगी, तो
RLC सीरीज परिपथ में रेजोनेंस के लिए क्या है, जब प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC है तो यहाँ पर होगा दोस्तों XL बराबर XC अवस्था होने पर परिपथ है वो रेजोनेंस कहलाता है। और SC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा, तो रिएक्टिव पावर PVI साइन फाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। SC सर्किट में रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है PR यानी रिएक्टिव पावर VI साइन फाई। और अगला अपने क्वेश्चन है कि सिंगल फेज AC परिपथ में फेज अंतर वो कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसको बोलेंगे, इस प्रकार है वो फेज अंतर इसमें 90 डिग्री का होता है। स्टार संयुक्त सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध, स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में संबंध होता है वो वोल्टेज का संबंध होता है वो रूट लाइन वोल्टेज है वो √3 इंटू फेज वोल्टेज, √3 इंटू फेज वोल्टेज होती है। और स्टार में लाइन करंट और फेज करंट है वो दोनों बराबर होती है, IL और IP दोनों बराबर होती है। लेकिन वोल्टेज के संबंध में पूछा गया है तो वोल्टेज वाला हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज। अगला अपने क्वेश्चन है, फिर एक न्यूमेरिकल है, लाइन धारा की गणना कर दी है इसी सूत्र से। और 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर क्या होगा, तो एक छोटी सी सारणी है, इसको करवा दी जाएगी दोस्तों, पीछे भी कुछ वीडियो में करवाई गई है। 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर पर है वो दोनों वाट मीटर समान रीडिंग दर्शाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है, यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL XC से कम है। तो प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र जब XL है वो XC से कम है तो राइट आंसर होगा Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC²। डिफरेंस का इस प्रकार एक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, XL माइनस XC की स्क्वायर, बड़े में से छोटे मान को घटाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सिंगल फेज RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र। तो सिंगल फेज RC समांतर परिपथ में लाइन धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों IL बराबर IR² प्लस में IC² दोनों का रूट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऐसी परिपथ में कम पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है। और प्रसारण की जो बड़ी लाइनें होती है उसमें सिंक्रोनस मोटर को कंडेंसर के रूप में जोड़ा जाता है। और 3 फेज सक्रिय शक्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, यदि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा है और फेज कोण 5 डिग्री है तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों P बराबर √3 VL/IL cos φ। सिंपल सा सूत्र है और बहुत बार है वो एक सूत्र पूछ लिया जाता है। और डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच के संबंध कौन सा होता है, तो यहाँ पर है डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, वोल्टेज और स्टार में करंट बराबर होती है। और डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का संबंध होता है दोस्तों लाइन करंट बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, सी ऑप्शन। और फेज अनुक्रम मीटर यानी फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है, तो 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, फेजों का सही क्रम में सुनिश्चित करने के लिए फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा हम फेजों का क्रम ज्ञात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 फेज शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो पावर फैक्टर क्या होगा। 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर क्या है वो 0 पाठ्यांक दर्शा रहा है, तो दूसरा है वो कुल खपत दर्शाता है, तो उस समय पावर फैक्टर का मान है वो कितना होगा, तो 0.5 यानी आधा पावर फैक्टर उस समय होगा दोस्तों। और राइट आंसर है कि ऐसी समांतर परिपथ में धारा का कुल विरोध है वो किस रूप में परिभाषित किया जाता है। समांतर ऐसी परिपथ में धारा का कुल विरोध डीसी में तो जिस प्रकार है वो रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसी समांतर में कुल विरोध है वो एडमिटेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। एडमिटेंस इसका प्रतीक होता है Z। ऐसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज संबंध कौन सा किस तरह का होता है, किस ऐसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच फेज संबंध होता है। प्रतिरोधी एवं राइट हैंड V और I के बीच फेज संबंध दोस्तों, बीच का फेज संबंध वैसे तो शुद्ध प्रतिरोधी में होता है, इन फेज होते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर दिखाया गया प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में V और I क्या होते हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे के इन फेज होते हैं V और I।
अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रणाली में, ये भी एक आगे न्यूमेरिकल है दोस्तों, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति होगी RLC श्रेणी परिपथ में? तो राइट आंसर होगा प्रेरकीय प्रतिघात व धारित्य प्रतिघात यानी XL बराबर XC की अवस्था होगी, तो उस समय रेजोनेंस की स्थिति होगी। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो मीटरों में प्रेशर कुंडली या दबाव कुंडली के संयोजन बदल कर है वो उनके दो वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक मान है वो ज्ञात करने के लिए जो प्रेशर कुंडली होती है वो बदलेंगे, उनके संयोजन सिरे बदलेंगे। और ऐसी धारा के लिए फॉर्म फैक्टर का मान हमसे पूछा गया दोस्तों, तो फॉर्म फैक्टर सिंपल क्वेश्चन है 1.11, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, यानी विलोमानुपात में क्या है प्रेरकत्व का ऐसी समांतर परिपथ में? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ससेप्टेंस, यानी डी अपना राइट आंसर रहने वाला है। और धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है, एक डायग्राम दिया गया है शायद, तो धारा और वोल्टेज के मध्य यानी धारा I और V दोनों ही क्या है स्टार्टिंग टाइम यहाँ से एक साथ निकले और अंतिम समय पर एक साथ पहुँचे हैं। तो एक साथ निकले और एक साथ अंतिम पॉइंट पर पहुँचे हैं, तो दोनों क्या हैं इन फेज हैं दोस्तों। तो धारा और वोल्टेज क्या है समान कला में या समान फेज में है। और अगला क्वेश्चन है कि 2 वाटमीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर की रीडिंग उल्टने के बाद ली जाती है, यानी एक की रीडिंग है वो उल्टने के बाद यानी विपरीत वाटमीटर रीडिंग दर्शा रहा है, तो राइट आंसर इसका W1 माइनस W2 यानी एक की इसके विपरीत कर देंगे। और अगला है कि कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल हमें बनाना पड़ता है, हमारे पास से एक न्यूट्रल तार बनाना पड़ता है। तो राइट आंसर होगा 3 फेज डेल्टा संयोजित सिस्टम में क्या है हमें एक, क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता तो डेल्टा में हमें फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल हमें बनाना पड़ता है। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज 240, तो लाइन वोल्टेज का मान कितना होगा दोस्तों 415 वोल्ट। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? फॉर्म फैक्टर वास्तविक बटा आभासी, प्रभावी बटा में औसत। फॉर्म फैक्टर पावर फैक्टर में फॉर्म फैक्टर प्रभावी, इफेक्टिव वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू, या इसका हिंदी में आता है प्रभावी मान बटा में औसत मान, वो होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11। RLC सीरीज परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए सूत्र है। RLC सीरीज सर्किट में Z की गणना करने के लिए सूत्र होता है Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC², यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखें दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक थोड़ा सा सहयोग आप ज़रूर कीजिएगा, आपसे कुछ उम्मीद है। 3 फेज माप की शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर नेगेटिव दर्शाता है, तो उस समय पावर फैक्टर क्या होगा 0.5 से भी कम होगा, लेस देन 0.5। 2 वाटमीटर में से 1 वाटमीटर नेगेटिव मान दर्शा रहा है, तो उसका पावर फैक्टर 0.5 से भी कम होगा। 3 फेज ऐसी परिपथ में फेज अंतर कितना तो दोस्तों, तो 3 फेज में 120 डिग्री का अंतर होता है। और अगला कि रेजोनेंस की स्थिति कौन सी होती है, तो XL बराबर XC ऊपर हमने बात की थी। और स्थिर एंगुलर वेलोसिटी, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों फेजर परिमाण। फेजर परिमाण। दोस्तों आज का अपना जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो और कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, वहाँ पर ऐड हो जाइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF कंप्लीट मिल जाएगी दोस्तों। और जो साथी हरियाणा लाइनमैन और ऐसी की तैयारी कर रहे हैं, किनका एग्ज़ाम है, कितने नंबर इनके बन रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।